नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये क्लास हमारी हिंदी की होती है और हमारा टॉपिक क्या चला हुआ है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारा टॉपिक क्या चला हुआ है। हमारा टॉपिक चला हुआ है आपका हिंदी भाषा का विकास। क्या चला हुआ है? हिंदी भाषा का विकास। अगर मैं चाहूँ तो इसे आधे घंटे में ही ख़त्म कर दूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इतनी जल्दी में इसे ख़त्म करूँ, क्योंकि इतना सारा मैटर होता है और आधे घंटे का मुझे टाइम मिलता है, ताकि मैं चाहता हूँ कि आराम आराम से आप लोगों को कराऊँ। ठीक है, तो ये हम शुरू करते हैं। जहाँ तक हमने कर लिया था आज हम उससे आगे देखते हैं, आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। हाँ, मुझे 2 मिनट दीजिए आप लोग, बस 2 मिनट का टाइम चाहिए मुझे। चलिए, अरे ठीक है, चलिए अभी हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर जहाँ तक हमने पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था क्या? हिंदी भाषा का जो हमने पढ़ा था आपके भारोपीय परिवार हमने पढ़े थे। भारत में कितने भाषा परिवार हैं? हमने 4 भाषा परिवार आपको बताए थे, जो हमने क्लियर कर लिए थे। आज हम देखते हैं क्या आपका कि भारत में जो भाषा का क्रम है, हिंदी भाषा का जो कालक्रम है, उसे देखते हैं। क्या देखते हैं हम? हिंदी भाषा का कालक्रम। हिंदी भाषा का कालक्रम। हिंदी भाषा का जो कालक्रम है, अर्थात हिंदी ये तो नहीं होगी कि पहले हिंदी ही बोली जाती थी, नहीं, पहले कोई और भाषा बोली जाती थी और उससे धीरे धीरे हिंदी का विकास हुआ। जैसे मैंने आपको कहा था कि भाषा का जो प्रवाह है वो कठिन से सरल की ओर होता है। ठीक है, उसी प्रकार भाषा ने अपने रूप को जो है वो बदला, आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन होते रहे और वही भाषा अपने रूप में आ गई है। आज हिंदी जिसे हम देखते हैं वो आ गई है। हिंदी भाषा का जो कालक्रम है वो 3 भागों में बांटा जाता है। कितने? 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। हिंदी भाषा का जो कालक्रम है वो कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? नंबर 1 पर देखिए, प्राचीन आर्य भाषा। नंबर 1 पर क्या है? प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा। नंबर 2 पर हम देखते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा। क्या हुआ? आर्य भाषा। क्या हुआ? मध्यकालीन आर्य भाषा। और नंबर 3 पर क्या है? आधुनिक आर्य भाषा या आधुनिक हिंदी। क्या करते हैं हम? आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी। क्या हुआ? आधुनिक हिंदी। ठीक है, क्या करते हैं? आधुनिक हिंदी। तो कितने भागों में बांटा हमने इसे 3 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में? 3 भागों में। देखिए, जो प्राचीन आर्य भाषा है उसका जो कालक्रम निर्धारित किया गया है वो कितना किया गया है? 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर, क्या ईस्वी से पहली बात कर रहे हैं, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक। कहां तक? 500 ईस्वी पूर्व तक बांटा गया है। कहां तक बांटा गया है? 500 ईस्वी पूर्व तक बांटा गया है। अगर बात करूं मध्यकालीन आर्य भाषा की, तो मध्यकालीन जो आर्य भाषा थी वो बांटी गई है आपकी कहां तक? आपकी 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व से लेकर क्या करके 500 ईस्वी पूर्व से लेकर कहां तक बने? 1100 ईस्वी तक माना गया है। कहां तक? 1100 ईस्वी तक माना गया है इसका कालक्रम। अगर बात करूं आधुनिक हिंदी की, तो आधुनिक हिंदी का माना गया है 1100 से लेकर अब तक। कहां तक? 1100 ईस्वी से लेकर अब तक। ठीक है, कहां तक? अब तक। हम देख रहे हैं हिंदी का विकास क्रम। देखिए, अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा, मैं दोबारा बता देता हूं कि जो हिंदी है वो आज के जो स्वरूप है हिंदी का, जिसे मैं बोल रहा हूं, आप लोग समझ रहे हो। पहले तो ऐसा नहीं रहा होगा। क्या आपके वेद भी हिंदी में लिखे हुए हैं? या कोई बहुत ज्यादा प्राचीन ग्रंथ भी हिंदी में लिखा हुआ है? क्या गौतम बुद्ध के महावीर स्वामी के क्या उपदेश कहीं में थे? क्या वो भी हिंदी में थे? नहीं।
उनका कालक्रम रहा है, धीरे धीरे भाषा का विकास होता रहा और आज हमें हिंदी जिस स्वरूप में दिखाई देती है, हम देखते हैं कि हिंदी का पहला चरण कहां से शुरू हुआ और हिंदी कैसे हिंदी तक पहुंच पाई। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन आर्य भाषा। क्या देखते हैं हम देखते हैं प्राचीन आर्य भाषा। ठीक है, क्या देखते हैं हम लोग? प्राचीन आर्य भाषा। 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। ठीक है, ठीक है, क्या हम देखते हैं प्राचीन आर्य भाषा। नंबर 1 पर डालिए प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा, इसका काल जो निर्धारित किया गया है वो कहां से किया गया है? 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर कहां तक किया गया है? 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसमें नंबर 1 पर लिखिए, हम इसे क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? कै। ठीक है, इससे नंबर 1 पर हम लिखते हैं। अब क्या लिखते हैं नंबर 1 पर? देखिए, वैदिक हिंदी। क्या लिखते हैं? वैदिक संस्कृत, सॉरी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। क्या लिखते हैं? वैदिक संस्कृत, जिसका जो पीरियड माना गया है वो 1500 से कहां माना गया है? 1000 तक। कहां तक माना गया है? 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर कहां तक माना गया है? आपका 1000 ईस्वी पूर्व तक। कहां तक माना गया है? 1000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। उसके बाद हम देखते हैं क्या आपका लौकिक संस्कृत। क्या देखते हैं? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, ये कहां तक माना गया है आपका? ये माना गया है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक। कहां तक? 500 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। क्यों? देखिए, ऐसा क्यों है कि सबसे पहले वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वैदिक संस्कृत में हमारे वेद लिखे गए हैं। लेकिन वैदिक संस्कृत की सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि जो वैदिक संस्कृत थी वो आम जन से बहुत दूर थी। आम जन उस तक नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि आम जन को उसका ज्ञान नहीं दिया गया था। या तो राजा महाराजाओं के पुत्रों तक वो सीमित रह गई थी, राज परिवार तक वो सीमित थी, या फिर बड़े बड़े ब्राह्मण तक वो सीमित थी। जो बड़े बड़े महापुरुष हुए थे, जो बड़े बड़े ब्राह्मण थे, जो वेद लिखते थे, उन तक ही वो सीमित थी। इसलिए जो लोगों ने समझा उसके अनुसार लौकिक संस्कृत का विकास हुआ, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी या भाषा की आवश्यकता थी, तो इसलिए लौकिक संस्कृति का विकास हुआ। लौकिक संस्कृत का मतलब है कि वो संस्कृति जो ज्यादातर लोगों की पहुंच में थी। ज्यादातर, मैंने अभी भी पूर्ण नहीं कहा है, ज्यादातर लोगों की पहुंच में मानी गई है। ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं लौकिक संस्कृत की, तो रामायण इसमें ही लिखी गई है। रामायण, रामायण क्या? रामायण जो है वो लौकिक संस्कृत में ही लिखी गई है। कहां पर लिखी गई है? लौकिक संस्कृत में रामायण लिखी गई है। ठीक है, मैंने बता दिया है आपको कि लौकिक संस्कृत में रामायण लिखी गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं आपकी मध्यकालीन आर्य भाषा। नंबर 2 या 6 पर लिखिए मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा, इसका जो टाइम पीरियड माना गया है वो माना गया है 500 ईस्वी पूर्व से लेकर, कहां से? 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1100 ईस्वी तक। कहां तक माना गया है आपका? 1100 ईस्वी तक माना गया है। अगर इसमें बात करूं तो जब सब लौकिक संस्कृत सभी की पहुंच में नहीं थी, तो उसके बाद किस भाषा का विकास हुआ? पाली भाषा का। किस भाषा का? पाली भाषा का विकास हुआ। क्या हुआ? आपका पाली भाषा, जिसे प्रथम देश भाषा भी कहते हैं। प्रथम देश भाषा। पाली को क्या कहा जाता है? प्रथम देश भाषा भी कहा जाता है। महाजनपद काल की यह भाषा थी और इसमें गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए हैं। किसने? महात्मा गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में ही अपने उपदेश दिए हैं। पाली भाषा 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व से लेकर पहली ईस्वी तक। कहां तक? जब ईस्वी की शुरुआत हुई वहां तक चली थी। ठीक है, उसके बाद पाली के बाद किस भाषा का विकास हुआ? प्राकृत।
किस भाषा का? प्राकृत भाषा का विकास हुआ। क्या हुआ? प्राकृतिक भाषा का विकास हुआ। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में ही अपने उपदेश दिए थे। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करता हूं तो इसका टाइम पीरियड था आपका, क्या था इसका टाइम पीरियड? पहली ईस्वी से लेकर, कहां से? पहली ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक माना जाता है। क्या माना जाता है? 500 ईस्वी तक इसका टाइम माना जाता है। अब तीसरी बात करते हैं हम, नंबर 3 पर हम क्या लिखते हैं? नंबर 3 पर आपका होगा अपभ्रंश। क्या? अपभ्रंश। अपभ्रंश। अपभ्रंश का जो काल माना जाता है, अपभ्रंश किसे कहा जाता है? अपभ्रंश होता है किसी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप या अपने पथ से भटक जाना, ठीक है ना। तो इसका जो काल माना गया है वो माना गया है 500 ईस्वी से लेकर आपका 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। कहां तक? 1000 ईस्वी तक, ठीक है। कहां तक माना गया है? 1000 ईस्वी तक माना गया है। अब वंश के बाद कुछ समय के लिए संक्रमण, भाषा संक्रमण हुई, भाषा संक्रमित हुई और क्या बना? आवट बना। कुछ लोग आवट, जो आवट है, आवट को कहीं में रख देते हैं, अपभ्रंश का ही दूसरा रूप मान लेते हैं, ठीक है। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं बता देता हूं, अपभ्रंश का दूसरा नाम आवट भी है, इसलिए यहां 1100 भी कर देते हैं और 1000 भी। लेकिन ज्यादातर विद्वान यही मानते हैं कि 1000 ईस्वी से लेकर आपका 1100 ईस्वी तक किसका काल रहा? अपभ्रंश का काल रहा, जब भाषा अपने पथ से बिल्कुल भटक गई थी, बिल्कुल मतलब आपकी भटक चुकी थी। अपभ्रंश के बाद क्या आया? आवट आया। क्या आया? आवट। आपसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। ये सन, ये सब कुछ आपको याद ही करना होगा, इसका ना कोई शॉर्ट ट्रिक है ना ऐसी कोई चीज मैं आपको अलग से समझा दूं, ठीक है। तो ये तो आपको याद करना ही होगा। दिक्कत होती है इसमें, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को इसे याद करना ही होगा। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं अब आपकी नंबर 3 पर या ग पर हम लिखते हैं क्या? आधुनिक भारतीय भाषा। क्या लिखते हैं हम? आधुनिक भारतीय भाषा। क्या लिखते हैं? आधुनिक भारतीय भाषा। आधुनिक भारतीय भाषा। आधुनिक भारतीय भाषा का जो काल माना जाता है वो माना जाता है कहां से? 1100 ईस्वी से लेकर और अब तक। कब तक? अब तक, ठीक है, अब तक। इसे 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 की हम बात करेंगे। नंबर 1 पर क्या है? प्राचीन हिंदी। क्या करेंगे? प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी। नंबर 2 पर हम क्या करेंगे? नंबर 2 पर होगी आपकी मध्यकालीन हिंदी। क्या होगी? मध्यकालीन हिंदी। और नंबर 3 पर क्या होगा? आधुनिक हिंदी। क्या होगा? आधुनिक हिंदी। इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। क्या किया गया है? इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। देखिए 1100 ईस्वी से लेकर क्या करेंगे? 1100 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी तक, 1450 ईस्वी तक माना जाता है आपका, सॉरी ये आपका प्राचीन हिंदी होना चाहिए था, मैंने गलती से यहां लिख दिया है, ठीक है, यहां लिख देता हूं 1100 ईस्वी से लेकर, क्या किया? 1100 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी तक इसका काल माना जाता है। कब तक? 1450 ईस्वी तक माना जाता है। अगर बात करता हूं मध्यकालीन हिंदी की, तो 1450 ईस्वी से लेकर, कहां से? 1450 से लेकर 1850 ईस्वी तक। कहां तक? 1850। और आधुनिक हिंदी की बात करूं तो 1850 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी से लेकर अब तक माना जाता है आधुनिक हिंदी। अब तक, ठीक है। इसमें कुछ अलग नहीं करवा सकता मैं आप लोगों को, ना मैं इसमें कुछ अलग आप लोगों को बता सकता हूं, ठीक है। इसमें जो भी है आपके सामने है, इसमें जो भी है आप लोगों के सामने है, मैं इसमें कुछ भी अलग नहीं करवा सकता, ठीक है। आपकी समझ में आ गया होगा ये सभी क्या है। मैं दोबारा से एक बार इन सबको रिपीट कर देता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। अब देखिए, हिंदी भाषा का काल 3 भागों में बांटा जाता है, मतलब हिंदी का विकास क्रम है ये 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर है प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और फिर आधुनिक हिंदी का विकास हुआ। प्राचीन आर्य भाषा की बात करूं 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर आपकी 500 ईस्वी पूर्व तक। मध्यकालीन आर्य भाषा की बात करूं तो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर आपका कहां तक है? आपका
कहां तक है आपका 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1100 ईस्वी तक माना जाता है। आधुनिक हिंदी की बात करूं तो 1100 ईस्वी से लेकर आपका अब तक माना जाता है। इनको अलग अलग कालखंडों में बांटकर पढ़ते हैं। जैसे प्राचीन आर्य भाषा की बात करूं तो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर आपका 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है, एक है आपका वैदिक संस्कृत, एक है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की बात करूं तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर आपका 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है इसका समय काल। अगर बात करूं लौकिक संस्कृत की, जिसमें रामायण लिखी गई थी, तो इसमें आपकी 1100 ईस्वी पूर्व से लेकर आपकी 500 ईस्वी पूर्व इसका कार्यकाल माना जाता है। क्या माना जाता है? इसका समय माना जाता है। मध्यकालीन आर्य भाषा की बात करूं तो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1100 ईस्वी तक इसका काल माना जाता है। पाली, पहली जो इसकी भाषा थी वो पाली, जिसे प्रथम देश भाषा भी कहते हैं। पाली की बात करूं तो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1100 ईस्वी, क्या 1100 ईस्वी इसका काल माना जाता है। क्या किया जाता है? पहली ईस्वी इसका काल माना जाता है। क्या किया जाता है? पहली ईस्वी इसका काल माना जाता है। अगर मैं बात करूं प्राकृत की तो पहली ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक इसका काल माना जाता है। अपभ्रंश की बात करूं तो 500 ईस्वी से लेकर आपका 1000 ईस्वी तक इसका काल माना जाता है। आवट जो है अपभ्रंश का ही दूसरा रूप है, जिसे 1000 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक समय इसका दिया गया है या माना गया है। अब बात करते हैं आधुनिक आर्य भाषा की। क्या बात करते हैं हम बात करते हैं आधुनिक आर्य भाषा की। हम लोग बात कर लेते हैं। आधुनिक आर्य भाषा 1100 ईस्वी से लेकर अब तक मानी जाती है। इसे तीन भागों में बांटा गया है। प्राचीन हिंदी की बात करूं तो 1100 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी 1450 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। मध्यकालीन आर्य भाषा की बात करूं तो 1450 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक इसका काल माना जाता है। आधुनिक हिंदी की बात करूं तो 1850 ईस्वी से लेकर और अब तक आधुनिक हिंदी का काल चला हुआ है। क्या था ये हिंदी का विकास क्रम था जो 3 कालों में पूर्ण हुआ। किसमें? 3 चरणों में पूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? 3 चरणों में पूर्ण हो जाता है। अब हम बात करते हैं आपका हिंदी के ही कालक्रम के बारे में थोड़ी सी और जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे। अगर मैं बात करता हूं, क्या हम बात अगर करना चाहे तो हिंदी भाषा का विकास क्रम, क्या हिंदी भाषा का विकास क्रम, लिखिए हिंदी भाषा का विकास क्रम, हिंदी भाषा का विकास क्रम, लिख लीजिए इस बात को। क्यों? अभी हमने हिंदी भाषा का विकास क्रम पढ़ा और मैं दोबारा से आपको हिंदी भाषा का विकास क्रम ही पढ़ा रहा हूं। ऐसा क्यों है? देखिए, जानिए क्यों है। लिखिए, नंबर 1 पर वैदिक संस्कृत दिख रहा होगा आपको, वैदिक संस्कृत। क्या? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से क्या बनी? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। आपसे सेम इसी तरीके से पूछता है वो क्वेश्चन। वैदिक संस्कृत से क्या बनी? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत से क्या बनी? आपकी पाली। क्या बनी? पाली। पाली। क्या बनी? पाली। पाली। ठीक है, अगर पाली की बात करूं तो पाली के बाद क्या बनती है? पाली के बाद क्या बनती है? आपकी प्राकृत। क्या बनती है? प्राकृत। प्राकृत से किस भाषा का विकास हुआ? बताइए। प्राकृत से हुआ आपका अपभ्रंश का विकास। किसका? अपभ्रंश। अपभ्रंश का विकास। ठीक है, अपभ्रंश के बाद सीधा आवट भी लिख सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं आवट। 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 ठीक है, और आवट से क्या बनी? आपकी हिंदी भाषा का विकास हो जाता है। क्या होता है? हिंदी भाषा का विकास हो जाता है। किसका? हिंदी का। अगर प्राकृत की बात करूं तो प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए थे। कहां पर? प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए थे। ठीक है, किसके? अपने उपदेश दिए थे। अगर बात करूं मैं पाली की, क्या? अगर मैं बात करता हूं पाली, पाली की अगर मैं बात करता हूं तो पाली भाषा में उपदेश किसने दिए थे? आपके गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। पाली को ही क्या कहा जाता है? प्रथम देश भाषा कहा जाता है। क्या? प्रथम देश भाषा भी कहा जाता है।
क्योंकि यह आम जन के बहुत नजदीक थी। प्रथम देश भाषा किसे कहा जाता है? पाली को, और गौतम बुद्ध ने पाली में ही अपने उपदेश दिए थे। इसे महाजनपद काल की भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? महाजनपद काल की भाषा। क्या कहा जाता है इसे? महाजनपद काल की भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रखना है, ये क्रम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता देता हूं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, आपकी पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, आवट और हिंदी। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, आवट और आवट से बनी हिंदी, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रम है। क्या है? ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रम है। अब बात करते हैं हम अब देखते हैं हम हिंदी का विकास क्रम हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। क्या किया है हमने? हिंदी के विकास क्रम को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, समझा है ना हमने बहुत अच्छे से। अब हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं अपभ्रंश के बारे में। हमने अभी थोड़ी देर पहले अपभ्रंश की बात की थी। अपभ्रंश क्या होता है, अपभ्रंश का क्या मायने हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो लिखिए अपभ्रंश। लिखिए अपभ्रंश। ठीक है, आप लोग नोट करिए, अपभ्रंश लिखिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अपभ्रंश का क्या अर्थ होता है, क्या इसका मतलब होता है। अपभ्रंश का जो अर्थ होता है, बिगड़ा हुआ रूप। क्या होता है? अर्थ की अगर बात करता हूं तो अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप। बिगड़ा हुआ रूप या पथ से भटका हुआ। पथ से भटका हुआ। पथ से भटका हुआ। देखिए, अपभ्रंश का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आपका बिगड़ा हुआ रूप या फिर पथ से भटका हुआ, जो अपभ्रंश का काल माना जाता है। अगर काल की बात करता हूं मैं अपभ्रंश के, कि अपभ्रंश का काल क्या होता है, तो अपभ्रंश के काल की बात करता हूं तो 500 ईस्वी। क्या करेंगे? अपभ्रंश की अगर बात करता हूं तो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का काल माना जाता है। क्या किया जाता है? आपका 500 ईस्वी से लेकर आपका 1000 ईस्वी तक क्या होता है? आपका अपभ्रंश का काल माना जाता है। कहां तक? देखिए, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक क्या हुआ? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का काल माना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बिगड़ा हुआ रूप या पथ से भटका हुआ। अगर मैं बात करूं तो 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक अपभ्रंश में साहित्य रचना होना शुरू हुई थी। अपभ्रंश में साहित्य का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक। कहां तक हुआ था? 8वीं सदी से 13वीं सदी तक। देखिए, लिखिए, अगर मैं बात करता हूं साहित्य, देखिए अपभ्रंश में जो साहित्य की शुरुआत हुई थी, अपभ्रंश में साहित्य लिखना शुरू हुआ था 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक। ठीक है, अपभ्रंश में साहित्य की शुरुआत कहां हुई? 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक। अपभ्रंश के अन्य नाम की बात करूं तो इसे आवट के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम, क्या? अन्य नाम। अपभ्रंश के जो अन्य नाम है, अगर उनकी बात करूं तो इसे अवहट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवहट भी इसे कहा जाता है। अन्य नाम में इसका अवहट है, आपका अवहंस है। क्या है? अवहंस भी इसका ही एक नाम है। क्या है? अवहंस। ठीक है ना, समझ गए? आवट, अवहंस और देश भाषा भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? देश भाषा भी इसे कहा जाता है। ये इसके एक कुछ अन्य नाम है। ठीक है, अन्य नाम में आप समझ गए। बिगड़ा हुआ रूप, इसका एक अर्थ क्या है? बिगड़ा हुआ रूप या पथ से भटका हुआ। काल 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है। साहित्य 8वीं सदी से लेकर आपका 13वीं सदी तक माना जाता है। इसमें साहित्य रचना की जो शुरुआत हुई थी वो 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक हुई थी। अन्य नाम की बात करूं तो इसे आवट, अवहंस और देश भाषा भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देश भाषा। अपभ्रंश जो है मध्यकालीन प्राकृत भाषा से, मध्यकालीन प्राकृत भाषा और आधुनिक भारतीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा के बीच की कड़ी है। लिख लीजिए, अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश मध्यकालीन
सॉरी, अपभ्रंश जो है, जो मध्यकालीन क्या थी आपकी, प्राकृत थी, प्राकृत भाषा, मध्यकालीन प्राकृतिक भाषा और मध्यकालीन प्राकृतिक भाषा और आधुनिक भारतीय भाषा, क्या, आधुनिक भारतीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा के बीच की कड़ी है, क्या है, बीच की कड़ी है। ठीक है, जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश की शुरुआत कहां पे मानी जाती है? मैंने आपको एक चार्ट समझाया था, मैंने आपको बताया था एक चार्ट के बारे में, मैं दोबारा से उस चार्ट को खोलना चाहूंगा, मैं उस चार्ट को दोबारा से आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए क्या है, मैंने दिखाया था वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और फिर आवर्त, और फिर हिंदी। तो जो है प्राकृत के बाद और हिंदी से जस्ट पहले, क्योंकि आवर्त तो अपभ्रंश का ही एक नाम है, लेकिन अपभ्रंश किसके बीच की कड़ी है? आधुनिक हिंदी की और प्राकृतिक भाषा के बीच की कड़ी है। और यही बात हमने यहाँ पर नोट की है कि जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश मध्यकालीन प्राकृत भाषा और आधुनिक भारतीय भाषा के बीच की कड़ी है। क्या है? बीच की कड़ी है। अब बात करते हैं हम नहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको ये, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखिए आप लोग, अपभ्रंश से विभिन्न भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ है। मुख्यतः 7 अपभ्रंश माने जाते हैं। अगर अपभ्रंश की बात करूं तो अपभ्रंश की जो संख्या है, अपभ्रंश दिखाई दे रहा है, अपभ्रंश की जो संख्या मानी जाती है, अगर संख्या की बात करूं तो संख्या कितनी है? 7 अपभ्रंश माने जाते हैं। कितने? 7। और प्रत्येक अपभ्रंश से, क्या, प्रत्येक अपभ्रंश से विभिन्न भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। क्या हुआ है? विकास हुआ है। ठीक है, अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश के कितने चरण माने गए हैं? कुल अपभ्रंश 7 माने गए हैं। और अपभ्रंश से ही विभिन्न भारतीय भाषाओं का जन्म माना जाता है, या फिर विभिन्न भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है, या जन्म हुआ है। अभी इतना टाइम तो नहीं है कि मैं आपको सातों के सातों अपभ्रंश लिखवा दूं। कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, उम्मीद करेंगे कि कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद क्या, कल इस चैप्टर को हम खत्म ही कर देंगे। ठीक है, इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे कल। ये आपकी 2, 3 और 4 क्लास आपकी हो जाएगी। कल हम इस चैप्टर को बिल्कुल खत्म कर देंगे। अभी आप समझ लीजिए कि प्रत्येक अपभ्रंश से, अपभ्रंश की संख्या कितनी है? 7 है। और प्रत्येक अपभ्रंश से विभिन्न भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। ठीक है, अगर बात करूं अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? नोट कर लिखिए, नोट, अपभ्रंश का वाल्मीकि। क्या हुआ आपका? अपभ्रंश का वाल्मीकि। क्या होता है आपका? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? बताइए, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? बोलिए, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। किसे? स्वयंभू को कहा जाता है। और इनकी जो कविता का नाम है, इनकी जो रचना है, वो है रचना इनकी पौमचर्यू। क्या है आपकी? इनकी रचना का जो नाम है पौमचर्यू है। ठीक है, स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। और उनकी जो रचना है वो है पौमचर्यू। क्या है?
पौम चरियु इनकी रचना है और इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। कल हम अपभ्रंश को खत्म करेंगे और कल हम पूरा चैप्टर ही खत्म कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है, आप लोग जाइए और फॉलो करिए। बस ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, यही उम्मीद करते हैं हम आप लोगों से, और तो कुछ आप लोगों से नहीं चाहिए। सुबह 6 बजे मैडम की क्लास होती है, आप वो लीजिए, और 8 बजे सुबह 9 बजे हिंदी क्लास होती है आपकी यही वाली, और शाम को 5 बजे स्टैटिक जीके विद डिटेल चली हुई है, तो वहां पे आइए और क्लास लीजिए। बस आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है और ज्यादा आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप लोग सपोर्ट करोगे तो हमें अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद दोस्तों।